कमरे में उदासी बू की तरह फैली थी। इस दीवार से उस दीवार तक और फर्श से लेकर छत तक उदासी ही उदासी थी। खुशी में खुशबू और गम में बू होती है। आप खुश हैं तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे खुशबू हलकोरे लेगी और आपको देखने आपको मिलने वाले लोग इस खुशबू से मस्त हो जाएंगे। और जब गम आएगा तो आपके वजूद से हल्की हल्की बू निकलेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे माहौल को आलूदा कर देगी। और ये आलूदगी आपके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की हैयत, रंग और रोशनी पर असरअंदाज होगी। आपकी रोशनियाँ मध्यम हो जाएंगी, आपके रंगों का रंग उड़ जाएगा और आपकी चीज़ों की शेप खराब होने लगेगी। मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वहां उदासी की बू फैली थी और वो इस बदबू में लाश बनकर इजी चेयर पर बैठा था। चेयर आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रही थी। उसकी रूसी बिल्ली उसके कदमों में बैठकर उसको हैरत से देख रही थी और उसकी घड़ी, माफ कीजिएगा, वॉल क्लॉक की टिक टिक माहौल को मजीद उदास, मजीद दुखी बना रही थी। हमारी जज्बाती कैफियत को सबसे पहले हमारे पालतू जानवर पहचानते हैं। आप खुश हैं तो आपको इस खुशी की झलक सबसे पहले आपके कुत्ते, आपकी बिल्ली, आपके तोते और आपके घोड़े की आंखों में मिलेगी। और आप दुखी, उदास या अफसुर्दा हैं तो आपके पालतू जानवरों की गर्दनें फौरन लटक जाएंगी और उनकी आंखों में हैरत और उदासी मौजें मारने लगेगी। इसकी वजह जज्बात हैं। हमारे अपने पालतू जानवरों के साथ जज्बात का ताल्लुक होता है। चुनाचे ये जानवर हमारे जज्बात में आने वाली हर तब्दीली भांप लेते हैं। आप किसी भी शख्स से मुलाकात से कबल चंद लम्हों के लिए उसके पालतू जानवरों के पास रुक जाएं। वो आपको अपने मालिक की जज्बाती कैफियत से आगाह कर देंगे। हमारी उदासी और हमारे दुख का वॉल क्लॉक के साथ भी गहरा ताल्लुक है। हम जिंदगी के आम दिनों में वॉल क्लॉक की टिक टिक पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो ही हम पर गम उतरता है हमें टिक टिक की आवाजें घेर लेती हैं और ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता माहौल में मौजूद आवाजों पर हावी आ जाती हैं। घड़ी की टिक टिक और उदासी का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है, आप इसका अंदाजा फिल्मों से लगा लीजिए। दुनिया की तमाम फिल्मों में जब किरदार उदास या दुखी होते हैं तो फिल्म मेकर्स घड़ी की टिक टिक सुनाते हैं और कमरे में भी घड़ी की टिक टिक तमाम आवाजों पर भारी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, कुर्सी खींची और चुपचाप उसके सामने बैठ गया। हम बड़ी देर तक उदासी की बू और वॉल क्लॉक की टिक टिक में चुपचाप बैठे रहे। उसकी रूसी बिल्ली कभी उसकी तरफ देखती थी और कभी मेरे पांव चाटने की कोशिश करती थी और मैं हैरत से कभी दाएं देखता था और कभी बाएं। ये शख्स मेरा दोस्त था। ये मुल्क का नामवर तख्लीकार था। उसकी नज़में, उसके अफसाने, उसके कॉलम और उसके ड्रामे मुल्क के लाखों लोगों की ज़हनी ग़िज़ा थे। ये जज्बों को लफ्ज़ देने का माहिर था। लोगों की ज़बानें जब बात करते करते थक जाती थीं तो उसके फ़िक्रे, उसकी तहरीर आगे बढ़कर उसके अबलाग की उंगली पकड़ लेती थी। ये इंसान के छोटे जज्बों और गूंगे एहसासात का तर्जुमान था। ये इंसान के टूटते इरादों की खामोशी तक महसूस कर लेता था। उन्हें बाद अज़ा आवाज़ दे देता था, लेकिन फिर ये खामोश हो गया। उसकी नज़में, उसके अफसाने, उसके ड्रामे और उसकी हिदायतकारी चुप हो गई और ये घर के एक कमरे तक मैसूर होकर रह गया। डॉक्टर आते रहे, डॉक्टर जाते रहे, दवाएं आती रहीं और खर्च होती रहीं। बीवी बच्चे अपना अपना जोर लगाकर थक गए, लेकिन उसकी उदासी, उसकी चुप की बर्फ ना पिघली। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने मुझे फ़ोन किया और मैं उसके कमरे में उतरने पर मजबूर हो गया। वो कमरा कमरा नहीं था, वो जिंदा इंसान की जिंदा कब्र थी और वो इस कब्र के एक कोने में इजी चेयर पर पड़ा था। हम बड़ी देर तक चुप बैठे रहे, यहाँ तक कि उसने बोलना शुरू कर दिया। इंसान की मौजूदगी दुनिया की सबसे बड़ी दवा होती है। इंसान जब बीमार के सरहाने बैठ जाता है तो बीमार का हाल अच्छा होने लगता है। यही वजह है दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने अयादत का हुक्म दे रखा है। आप किसी चुप मरीज के पास बैठ जाएं, वो चंद लम्हे बाद बोलना शुरू कर देगा और उसने भी यही किया, मगर उसकी आवाज़ सदियों पुरानी गार से आ रही थी। मुझे इस आवाज में बंद गार की फफूंदी की बू तक महसूस हो रही थी। वो बोला, मैंने 20 साल इंतजार किया। ये इंतजार रोज दरवाजे की दस्तक बनकर मेरा कवाड़ बजाता था। मैं हर डोर बेल को, अपने कमरे के दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक को, अपने फोन के हर SMS और हर रिंग को
उसकी आवाज़ समझता था और पूरे इश्तियाक पूरी लगन से दरवाज़ा खोलता था। मैं हर SMS को बेताबी से पढ़ता था और हर फ़ोन को उसका फ़ोन समझकर उठाता था। मैं हर आहट को उसके कदमों की आवाज़ और हर हेलो को उसकी हेलो समझता था। मुझे हर पीला दुपट्टा उसका दुपट्टा, हर गुलाबी स्वेटर उसका स्वेटर, हर आहिस्ता आहिस्ता फैलने वाली खुशबू उसकी खुशबू और हर दूसरा तीसरा चेहरा उसका चेहरा लगता था। मैं कॉफ़ी के हर कप में उसकी उंगलियों की मिठास तलाश करता था और चनार के हर गिरते पत्ते को उसके पाँव की चाप समझकर चौंक उठता था। मुझे फायर प्लेस की हर चटकती चंगारी उसकी सरगोशी महसूस होती थी। मुझे पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ में उसके सांसों की गर्मी महसूस होती थी। मैं ट्रेन की सीटी और छक छक में उसे महसूस करता था। मैं एयरपोर्ट्स पर, जहाज़ के अंदर मौजूद मुसाफरों में, ड्यूटी फ्री शॉप्स पर और ट्रांजिट हॉल्स के रेस्तुरानों में उसे तलाश करता था। मुझे खतूत के अंबार में दबे किसी ऐसे खत का इंतजार था जो खुले और खुलते ही उसकी आमद का पैगाम दे दे। मैं गेंदे के फूलों के मौसम में उसे तलाश करता था और गुलाब की झाड़ियों के करीब बैठकर उसकी बातें, उसके कहकहे याद करता था। मुझे देवसाई की झीलों में उसके पाँव का अक्स नजर आता था और मैं हर साल उसकी याद मनाने के लिए शगर, शंग्रीला, पेरिस और कैपरी जाता था और घंटों झीलों, दरियाओं और आबशार के पास बैठा रहता था। मैंने उसकी पसंद की एक एक फिल्म सैकड़ों बार देखी और उसके पसंद के गीत हजारों बार सुने। मेरा दिल कहता था कोई एक दिन उसे वापस लेकर आएगा और उसकी वापसी मेरी जिंदगी के टूटे हुए धागे पर दोबारा गिरा लगा देगी। जिंदगी का पुल दोबारा बन जाएगा और मेरे जज्बे उस पुल पर छोटे बच्चों की तरह छलांगे लगाएंगे। वो रुका, लंबी सांस ली और दोबारा गोया हुआ। मैं 20 साल तक उसका इंतजार करता रहा। ये इंतजार जुनून बन गया और मुझे इस जुनून में टीवी के हर इश्तिहार में वही नजर आती थी। इंतजार तख्लीक की खाद होती है। ये तख्लीक कारों की तख्लीक की खेतियां लहलहाता है। मेरी तख्लीक भी उसके इंतजार की देन थी। मेरा इंतजार मेरी कुल तख्लीक था। मैंने इस इंतजार की उंगली पकड़कर सैकड़ों नज़में, दर्जनों अफसाने, बीसियों ड्रामे लिखे। ये इंतजार मेरी गुफ्तगू की गहराई भी था। ये मेरी ज़ात, मेरी शख्सियत की कुल इमारत भी। मैं सर से पैर तक और काम से आराम तक इंतजार था और इस इंतजार ने मुझे एयरपोर्ट की आमदोरफ्त का बोर्ड, ट्रेन आने से पहले की बेचैनी और चाय की पतीली में उबाल जैसी अफरा तफरी बना दिया था। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा लम्स और मेरे जायके सब इंतजार में ढल चुके थे। लेकिन फिर अचानक उसने एक लंबी और ठंडी सांस भरी। लेकिन फिर पिछले महीने ये इंतजार खत्म हो गया। मेरी डोर बेल बजी, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैं जिसका 20 साल से इंतजार कर रहा था। मेरे दरवाजे पर खड़ी औरत सिर्फ औरत नहीं थी, वो मेरे इंतजार की नाश थी। ब्राउन बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसके मोतियों जैसे दांतों पर वक्त की बदबूदार पिलाहट उतर चुकी थी। उसकी गर्दन की जिल्द लटक रही थी। चेहरे की सुर्खी बीमार जर्दी में ढल चुकी थी। चाल में वाजे लड़खड़ाहट थी। उसकी बातों के रबत को ख़त्म हुए जैसे सदियां गुजर चुकी थी। वो बात करते करते बात का सिरा खो बैठती थी और फिर कई मिनट तक लफ्ज़ों के काट कबाड़ से पिछली बात का सिरा तलाश करती रहती थी। ज़ात की खुशबू और रंग दोनों उड़ चुके थे। वो ट्रेन के बाद स्टेशन का सन्नाटा बन चुकी थी और मैं अपनी पूरी जिंदगी को जिसकी अमानत समझता रहा था, वो मुझसे सिर्फ 40,000 रुपए मांगने आई थी। उसने बच्चे की फीस अदा करनी थी और इसके इस मुतालबे के साथ ही मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया और इस इंतज़ार के साथ ही मेरी तख्लीकात की रूह भी मर गई। मैं शायर से दिवालिया पंसारी बन गया। उसने लंबी आ भरी और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बिल्ली ने अंगड़ाई ली, गर्दन ऊपर उठाई और लंबी कड़लाहट भरी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी बिल्ली को इंसान की तरह कुर्लाते देखा था। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.